हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल। क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 का एडिशन है। ठीक है, क्रॉनिकल के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट। तो देखा जाए तो 23 अगस्त को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। और जनसंख्या की अलग अलग श्रेणी में कुल 130 शहरों द्वारा प्राण पोर्टल पर डाली गई स्वमूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ये रैंकिंग तय की गई है, जिसमें शहरों के ठोस अपशिष्ट, सड़क धूल निर्माण और विध्वंस, कचरे का प्रबंधन, वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण और औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में जो लागू की गई गतिविधियां हैं और उसके उपाय का रिपोर्ट देना होता है। ठीक है। और देखा जाए तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो टॉप 5 शहर हैं, ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, उसमें इंदौर पहले स्थान पे है लगातार 6 सालों से। दूसरे स्थान पे है आगरा, तीसरे स्थान पे थाने, चौथे स्थान पे श्रीनगर और पांचवें स्थान पे भोपाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 17 राज्य की वित्तीय स्वास्थ्य पर रिपोर्ट। तो देखा जाए तो हाल ही में डाइचे बैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास ने प्रमुख 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है। और रिपोर्ट में राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य के अवलोक आकलन हेतु 4 मानदंड का उपयोग किया गया है। पहला है राजकोषीय घाटा, दूसरा है टैक्स से आय, तीसरा है राज्यों का कर्ज और चौथा है राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान। ठीक है, ये 4 जो मानदंड है, इसके आधार पर ही वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन किया गया है। ठीक है। और देखा जाए तो राजकोषीय स्थिति जो है वो किसी देश या किसी राज्य की वित्तीय सेहत होती है। ठीक है, जो राजकोषीय स्थिति होती है वो किसी भी देश या राज्य का वित्तीय सेहत बताती है। और देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमानों के आधार पर महाराष्ट्र रैंकिंग में शीर्ष पर रहा और उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, उड़ीसा तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर तेलंगाना और पांचवें स्थान पर झारखंड है। ठीक है। और देखा जाए तो वित्त वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान के आधार पर पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन जो है वो सबसे खराब था। और इसके बाद पंजाब, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान था। ठीक है, ये खराब में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट लचीलेपन के मामले में भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में छठे स्थान पर। तो देखा जाए तो 8 अगस्त को वैश्विक गैर लाभकारी संगठन इंटरनेट समिति को इंटरनेट लचीलापन से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई। मतलब इंटरनेट लचीलापन क्या हुआ, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स बोला जाए इसको। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत 43% का समग्र स्कोर प्राप्त किया है और दक्षिण एशिया क्षेत्र में ये छठे स्थान पर रहा है। ठीक है, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में 43% का स्कोर प्राप्त किया है भारत ने और दक्षिण एशिया क्षेत्र में छठे स्थान पर है। तो रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत की सुरक्षा जो है वो औसत से ऊपर है। और भारत द्वारा जो IPv6 इस्तेमाल किया जा रहा है, IPv6 को अपनाया गया है। और IPv6 जो है वो बढ़ते नेटवर्क को समायोजित करने के लिए नवीनतम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, IPv6 का फुल फॉर्म अगर देखें तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है। देखिए इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स जो है, इस रैंकिंग में भारत से आगे कौन कौन है। तो भारत से आगे है भूटान 58% के साथ, बांग्लादेश 51% के साथ, मालदीव 50% के साथ, श्रीलंका 47% के साथ। और भारत कितना है, तो भारत छठे स्थान पर है दक्षिण एशिया क्षेत्र में और 43% के साथ। ठीक है। देखा जाए तो इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स के 4 स्तंभ में भारत की स्थिति देखिए। तो बुनियादी ढांचे में भारत का स्कोर 31%, प्रदर्शन में 40%, सुरक्षा में 66% और बाजार की तैयारी में 35% है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लघु सिंचाई योजना पर छठी गणना रिपोर्ट। तो देखा जाए तो 26 अगस्त 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की गई। और देश में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिसमें से 21.93 मिलियन जो है, मतलब 94.8% वो भूजल और 1.21 मिलियन मतलब 5.2% सतही जल योजनाएं हैं। ठीक है।
और देश में सर्वाधिक जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं उसमें प्रथम 4 राज्य के बारे में देखें। किसके बारे में? तो लघु सिंचाई योजनाएं के बारे में। लघु सिंचाई में है प्रथम 4 राज्य में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर, तमिलनाडु चौथे स्थान पर। ये क्या था? लघु सिंचाई योजनाओं में प्रथम 4 राज्य। और दूसरा आता है भूजल योजनाओं में। तो भूजल योजनाओं में देखें तो पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे तमिलनाडु और पांचवें पे तेलंगाना। अब आते हैं सतही जल योजनाओं पे। तो सतही जल योजनाओं में पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटका, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे ओडिशा और पांचवें पे झारखंड है। ठीक है। और भूजल योजनाओं में खोदे गए कुएं, कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल शामिल है। ठीक है। भूजल योजना में अगर देखें तो कौन कौन है? कम गहरा ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल। चलिए आगे देखें तो सतही जल योजनाओं में सतही प्रवाह और सरफेस लिफ्ट योजनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में पहली बार व्यक्तिगत स्वामित्व के मामले में लघु सिंचाई योजना के मालिक की लैंगिक स्थिति के बारे में भी जानकारी एकत्र की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है लखपति दीदी योजना। तो देखिए 15 अगस्त को लाल किले से लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। लखपति दीदी योजना कुछ राज्यों में पहले से ही लागू है और महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाना और ड्रोन के संचालन, ठीक है, ड्रोन को उड़ाना और मरम्मत जैसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है। ड्रोन उड़ाना और उसको मरम्मत करने का भी काम इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है और इस योजना हेतु वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2027-28 तक जो 5 वर्ष की अवधि है उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए के, कितना? 13,000 करोड़ 2023-24 से 2027-28 तक इन 5 वर्षों के लिए जो है वो 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय की स्वीकृति दी गई है। ठीक है। और इस योजना का शुभारंभ 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती को किया गया। विश्वकर्मा योजना जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसका शुरुआत कब हुआ? 17 सितंबर को हुआ और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हुआ है। ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो है कारीगर और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है। कारीगर और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करना। देखा जाए तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो कारीगर और शिल्पकार को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से इन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी। ठीक है। और पीएम विश्वकर्मा के तहत पहली बार 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया जाएगा जिसमें बढ़ई, नाव निर्माता, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, राजमिस्त्री, नाई आदि शामिल हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बीआरओ। बीआरओ ने शुरू किया विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण। ठीक है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर रहा है। कहाँ कर रहा है? तो भारत के सीमा सड़क संगठन ने इसका जो निर्माण किया है अगर देखा जाए तो लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में बनाई जा रही है। कहाँ पे? तो लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में। ठीक है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क होगा जिसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अब देखा जाए तो लिक्रुमिगला फुकचे, ठीक है, लिक्रुमिगला फुकचे नामक यह रणनीतिक सड़क जो है वो 19,400 फीट की ऊंचाई से होकर गुजरेगी। 19,400 फीट की ऊंचाई से और उमलीगला दर्रा को पार करते हुए ये सड़क विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन जाएगी। और देखा जाए तो सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए जो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये सड़क जो है वो वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब एलएसी जो है
उससे 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल जो है उससे 3 किलोमीटर दूर है। आगे देखें, नेक्स्ट है नौसेना युद्धपोत विंध्यगिरी। विंध्यगिरी का जलावतरण देखा जाए तो 17 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के नए स्टिल्थ फ्रिगेट आईएनएस विंध्यगिरी का जलावतरण किया है। और ये जलावतरण जो हुआ है वो हुगली नदी के तट पर स्थित जो कोलकाता की गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है उसके केंद्र में किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित इस पोत को युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा डिजाइन किया गया और कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण होना था, जिसमें ये छठा है। विंध्यगिरी का कितना स्थान पे है? तो छठा है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के सभी फ्रिगेट फ्रिगेट जो है, ठीक है, स्पेस नहीं होगा, फ्रिगेट के नाम भारत के पर्वत श्रृंखला पर रखे गए, जैसे कि नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी और विंध्यगिरी। ठीक है, देखा जाए तो इस युद्धपोत की जो लंबाई है वो है 149 मीटर और वजन करीब 6,670 टन और 28 नॉट्स की गति से ये चलता है। हवा, जमीन और जल तीनों जगह की चुनौतियों से निपटने में यह युद्धपोत जो है वो सक्षम है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कि तो बाढ़ की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच ऐप। तो 17 अगस्त को केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए फ्लड वॉच नामक ऐप का शुभारंभ किया। और फ्लड वॉच ऐप जो है वो 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वास्तविक समय में बाढ़ से जुड़े अद्यतन डाटा भेजने के लिए 338 स्टेशनों के आंकड़े एकत्रित करेगा। ठीक है, ये ऐप क्या करेगा? तो जो 23 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो रियल टाइम मतलब वास्तविक समय जो रियल टाइम है वो बाढ़ से जुड़ा जो अद्यतन डाटा है उसको भेजने के लिए आंकड़े को एकत्रित करेगा। कहां से? तो 338 स्टेशनों से। ठीक है, और फ्लड वॉच ऐप जो है वो सटीक और समय पर बाढ़ का पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण और वास्तविक समय की निगरानी जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। यह ऐप जो है वो राज्यवार बाढ़ पूर्वानुमान यानी कि 24 घंटे तक या बाढ़ सलाह यानी 7 दिन तक प्रदान करता है, 24/7 प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है बाबू परीक्षा परिसर, देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र। तो ये 23 अगस्त 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना के कुम्हरार में देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है, और इस केंद्र पर 16 से 20,000 अभ्यर्थी यानी अब विद्यार्थी बोले या अभ्यर्थी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, और परीक्षा व्यवस्था को और उत्कृष्ट बनाने के लिए 281.11 करोड़ रुपए की लागत से इस परीक्षा परिसर का निर्माण किया गया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने बिहार बोर्ड के मेधावी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें तो नेक्स्ट है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है। इसका जो अर्थ है मोजंगल जामी योजना का वो है मेरी वन भूमि योजना। ठीक है, देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए वन आधारित आजीविका में सहायता के लिए एक योजना शुरू की और जिसका नाम रखा गया था जंगल को इसको मोजंगल जामी योजना कहा गया। ठीक है, जिसका मतलब होता है मेरी वन भूमि योजना। ठीक है, और 9 अगस्त को विश्व के देशज लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे शुरू किया गया और इस योजना का जो उद्देश्य है वो देशज लोगों के ज्ञान की रक्षा करना। ठीक है, देशज लोगों के ज्ञान की रक्षा करना है। उड़ीसा में 4,000 से अधिक ग्राम सभाओं को सामूहिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 200 साल में पहली बार मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा। तो देखा जाए तो 23 अगस्त को उत्तराखंड कैबिनेट ने मसूरी को तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी की है और तहसील बनने के बाद मसूरी की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और स्थापना के लगभग 200 वर्ष में मसूरी कभी भी पूर्ण तहसील नहीं रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहाँ पहला है कि जिम्बाब्वे की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए एमरसन मांगवागा। ठीक है, एमरसन मांगागवा जो है वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं जिम्बाब्वे के, और ये दूसरी बार है। तो देखिए 26 अगस्त 2023 को एमरसन मांगागवा को दूसरी और अंतिम कार्यकाल के लिए पुनः जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुन लिए गए, और एमरसन मंगागवा ने राष्ट्रपति चुनाव में नेल्सन चमीला को हराया है। एमरसन मंगागवा को 52.6% मत प्राप्त हुए, और अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित जिम्बाब्वे की जनसंख्या जो है वो 16 मिलियन है। ठीक है, और 1 करोड़ 60 लाख यानी कि 16 मिलियन में 1 करोड़ 60 लाख है, और इसकी जो राजधानी है वो है हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि फ्रांस द्वारा अपने सरकारी स्कूलों में अबाया पर प्रतिबंध। ठीक है, अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है फ्रांस के द्वारा अपने स्कूलों में। अबाया जो है अबाया पर प्रतिबंध लगा है, और इसके बारे में हम लोग देखें तो ये अबाया जो होता है वो एक लंबा सा ड्रेस होता है। ठीक है, बहुत ढीला ढाला पोशाक होता है, काफी लंबा सा होता है, जिसको मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं। अब उस पर प्रतिबंध लग गया है। तो देखा जाए तो फ्रांस की सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में छात्राओं के अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाए जाने की निर्णय किया है। ठीक है, और देखा जाए तो सरकारी स्कूलों में अबाया पर प्रतिबंध धर्मनिरपेक्षता के प्रति फ्रांस के सहदृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के प्रति फ्रांस के सहदृष्टिकोण को ये दर्शा रहा है, जिसको लाइसेट के रूप में जाना जाता है। किसमें? तो लाइसाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए लाइसाइट का जो उद्देश्य है वो है धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव बनाए रखने का। और अबाया, अबाया के बारे में तो हम लोग जानते हैं, वो ढीला ढाला पोशाक है जो मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, और फ्रांस ने इससे पहले 2004 में स्कूलों के हेड डेस्क पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था? 2004 में स्कूलों में हेड स्कार्फ जो होता है, हेड स्कार्फ पे पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब? तो 2004 में। और 2010 में फ्रांस में सार्वजनिक रूप से चेहरे पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा। ठीक है, और फ्रांसीसी पब्लिक स्कूल में बड़े ईसाई क्रॉस यानी कि लार्ज क्रिश्चियन क्रॉस, फिर यहूदी किप्पा या इस्लामिक हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। एक मुजाहिर 10 नाम का एक ड्रोन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो ईरान के द्वारा 22 अगस्त को। ठीक है, 22 अगस्त को उद्घाटन हुआ, और इजराइल तक ये वार करने में सक्षम है। और देखें तो मुजाहिर ड्रोन जो है वो 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है, और ये ड्रोन जो है वो 2000 किलोमीटर, ठीक है, इसका रेंज है 2000 किलोमीटर, और ये 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ठीक है, देखा जाए तो मुहाजिर मुहाजिर ड्रोन जो है वो अलग अलग हथियारों और बम को ले जा सकता है, और ये 300 किलोग्राम तक का वारहेड जो है वो ले जाने में और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इथियोपिया द्वारा अम्हारा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। तो देखा जाए तो 4 अगस्त को इथियोपिया के अम्हारा क्षेत्र में क्षेत्रीय बलों और सेना के बीच जो बढ़ती झड़प है उसको बीच एक मंत्री परिषद ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ठीक है, किसके बीच में झड़प था? तो ये था क्षेत्रीय बल और सेना के बीच में। और देखा जाए तो सरकार जो है वो स्थानीय रक्षा बलों को पुलिस और राष्ट्रीय सेना में एकीकृत करना चाहती थी, जिसके कारण अप्रैल 2023 में क्षेत्र में जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और भड़क उठे वहां के लोग। ठीक है, अम्हारा क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा का प्राथमिक कारण जो है वो स्थानीय जातीय मिलिशिया फानो और राष्ट्रीय सेना के बीच हिंसा में वृद्धि है। स्थानीय जाति है, कौन कौन सा है? तो ये है मिलिशिया, फानो और राष्ट्रीय सेना, इनके बीच जो है हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई, और फानो समूह ने क्षेत्रीय सुरक्षा बलों के एवं पड़ोसी टाइग्रे क्षेत्र के साथ 2 वर्ष तक
चले गृह युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। अम्हारा जो है वो इथियोपिया के 11 क्षेत्र में से एक है और प्रत्येक क्षेत्र का अपना पुलिस बल और मिलिशिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। देखा जाए तो 18 अगस्त 2023 को कनाडा सरकार ने देश के पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपात स्थिति घोषित कर दी है। आपात स्थिति घोषित की है और वहाँ पश्चिम कैरोलिना शहर जो है वहाँ आसपास के क्षेत्र में जंगल की आग फैलने से और अधिक घरों को नष्ट होने की आशंका के बाद ये की गई है। वहाँ जो है कि मैकडॉगल क्रीक जंगल की आग जो है वो 64 हेक्टेयर से बढ़कर 6,800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल गई है। ठीक है। और जंगल की इस भीषण आग के कारण क्षेत्र के लगभग 50% से अधिक लोगों को वहां से विस्थापित करना पड़ा है। और जंगल की आग भीषण आग है वहां का, और जिस कारण से जलवायु परिवर्तन, सूखा और बिजली गिरने के साथ साथ प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली मानवीय गतिविधियां हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है रूस की एक कोर्ट ने गूगल पर 30 लाख रूबल का जुर्माना लगाया। तो देखा जाए तो 17 अगस्त 2023 को रूस की एक कोर्ट ने यूक्रेन संघर्ष के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध कथित गलत जानकारी हटाने में विफल रहने के कारण गूगल पर 30 लाख रूबल का यानी कि लगभग $32,000 का जुर्माना लगाया है। और कोर्ट ने गूगल के स्वामित्व वाला जो यूट्यूब को संघर्ष से जुड़ी गलत जानकारी देने वाले वीडियो नहीं हटाने का दोषी पाया है। गूगल को उन वीडियो को नहीं हटाने का दोषी पाया या जो नाबालिगों के साथ उपयुक्त नहीं है। यूक्रेन में रूस की सैनिक कार्रवाई के बारे में झूठी जानकारी समझी जाने वाली जो सामग्री है उसे हटाने में विफल रहने के कारण एप्पल और विकिपीडिया इन दोनों पर अगस्त 2023 की शुरुआत में ही जुर्माना लगाया गया था। ठीक है। और अब लगाया गया है गूगल पर 30 लाख रूबल का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.5% रहने का अनुमान। और ये किसका अनुमान है? इकड़ा यानी कि आईसीआरए का। ये एक रेटिंग एजेंसी है आईसीआरए इकड़ा। और चालू वित्त वर्ष 2023-24 में पहली तिमाही में यानी कि अप्रैल जून में भारत में जीडीपी वृद्धि बढ़कर 8.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है। ये कब? पहली तिमाही के लिए। पहली तिमाही के लिए 8.5%। रेटिंग एजेंसी ने देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के अनुमान से अधिक वृद्धि दर रहने का उम्मीद किया है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल से जून 2023 की जो तिमाही है उसमें देश की जीडीपी 8.1% रहने का अनुमान लगाया था। और एसबीआई ने इसमें जीडीपी ग्रोथ जो है 8.3% रहने का अनुमान लगाया था। ठीक है। आरबीआई ने 8.1% का ग्रोथ का अनुमान लगाया, एसबीआई ने 8.3% अनुमान लगाया और इकड़ा ने यानी आईसीआरए ने 8.5% रहने का अनुमान लगाया, ये पहली तिमाही में। और आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 यानी पूरे वित्त वर्ष में 2023-24 में जीडीपी का वृद्धि दर जो है वो 6.5 रह सकती है, ये आरबीआई के अनुसार। और इकड़ा 2023-24 के लिए जो वृद्धि अनुमान लगाया है वो 6% पर बरकरार रखा है और आरबीआई ने 6.5%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा कैपिटल के विलय को मंजूरी दी। ठीक है। टाटा कैपिटल के विलय को मंजूरी दी और अगस्त 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में टाटा कैपिटल में टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड तथा टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। और टाटा कैपिटल लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक में व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकार करने वाली कोर निवेश कंपनी के रूप में पंजीकृत है। टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी तरह का पहला ग्रीन बैंक है। टीसीसीएल मतलब टाटा जो है टाटा कैपिटल का टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन तथा अन्य अवसंरचना परियोजना के लिए भी नकद प्रवाह आधारित वित्त और परामर्श सेवाएं प्रदान करने में व्यवसाय में संलग्न है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है चीन की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे। एवरग्रांडे जो है वो दिवालिया हो गई। तो देखा जाए तो 17 अगस्त को चीन की एक रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे ने अमेरिका में दिवालिया संरक्षण के लिए आवेदन किया है। दिवालिया संरक्षण के लिए आवेदन इस कंपनी को अमेरिका और अमेरिका में अपनी परिसंपत्ति के संरक्षण के राहत मिलेगी। एवरग्रांडे जो है वो चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। यह कंपनी ऋण संकट से जूझ रही है और एवरग्रांडे की ओर से दिवालियापन के लिए आवेदन की खबर का चीन की 60 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय प्रणाली पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एलआईसी की 6.66% हिस्सेदारी। देखा जाए तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने हाल ही में स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% हिस्सेदारी खरीद ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अलग हुई फाइनेंशियल सर्विस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अनुसार प्रोमोटर समूह यानी कि अंबानी परिवार के पास कंपनी की 46% हिस्सेदारी है। एलआईसी 19 जुलाई 2023 को नोटिस के अनुसार हिस्सेदारी खरीदने की लागत रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डीमर्जर से पहले की लागत का 4.68% थी। एलआईसी ने यह अधिग्रहण जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के डीमर्जर्स के जरिए किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं विविध की ओर। विविध में पहला है कि द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार आयोजित। 8 से 11 अगस्त को भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात में द्विपक्षीय अभ्यास हुआ जायद तलवार। ठीक है। और अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 जहाज आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का उद्देश्य जो है वो है भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना के बीच अंतर संचालनता और तालमेल को बढ़ाना। अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री साझेदारी को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों की आम समझ को बढ़ावा देगा। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन। तो देखा जाए तो 5 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है और 2 दिन के इस महोत्सव में विश्व भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की विशेषताओं को दर्शाया गया है। पुस्तकालय महोत्सव का उद्देश्य है पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना तथा पढ़ने की संस्कृति को विकसित करना। राष्ट्रपति ने कहा कि एक राष्ट्र एक डिजिटल लाइब्रेरी के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी विकसित की जा रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुभारंभ। देखा जाए तो 3 अगस्त को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में स्टडी इन इंडिया पोर्टल का शुरुआत किया। यह पोर्टल जो है वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, मतलब कि जो भारत में विदेशी छात्रों की शिक्षा को आसान बनाएगा। और पोर्टल पर है कि भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में यहाँ व्यापक जानकारी उपलब्ध होगी। ये पोर्टल जो है वो छात्र का पंजीकरण और वीजा आवेदन प्रक्रिया के लिए भी एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान भी प्रदान करेगा। ये वेबसाइट स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट के साथ साथ योग, आयुर्वेद, शास्त्रीय कलाओं जैसे भारतीय ज्ञान प्रणाली के कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, प्रतियोगिता दर्पण के पुरस्कार सम्मान की ओर। देखा जाए तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21। तो देखा जाए तो 20 अगस्त 2023 को स्वर्गीय राजीव गांधी के 79वें जन्म दिवस पर नई दिल्ली में जवाहर भवन में आयोजित कार्यक्रम राजीव गांधी सद्भावना का 25वां पुरस्कार वर्ष 2020-21 प्रदान किए गए। और इसके जो विजेता हैं वो है वनस्थली विद्यापीठ यानी कि वनस्थली यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में है। पुरस्कार की राशि जो है वो है 10 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। फिर देखा जाए इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर 1993 में स्थापित ये पुरस्कार शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 1 वर्ष के अंतराल पर, मतलब प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है
और वर्ष 2014 तक ये जो था, ये पुरस्कार जो है वो प्रति वर्ष दिया जाता था। अब एक-एक वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सैन्य व अर्धसैन्य बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए जिन वीरता पुरस्कारों की घोषणा राष्ट्रपति भवन में जारी विज्ञप्ति में की गई, उनमें कीर्ति चक्र 4 मरणोपरांत दिए गए और 11 शौर्य चक्र दिए गए, जिसमें 5 मरणोपरांत शामिल हैं। अब देखिए ये पुरस्कार जो है वो उसके बारे में देखिए तो कीर्ति चक्र में पहला दिया गया है दिलीप कुमार दास को। यहाँ 4 लोगों को दिया गया है कीर्ति चक्र और चारों को मरणोपरांत दिया गया है। दिलीप कुमार दास, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, ये सीआरपीएफ से थे। राजीव कुमार यादव, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, ये भी सीआरपीएफ से थे। बबलू राभा, ये भी मरणोपरांत दिया गया है, सीआरपीएफ से थे। और शंभू रॉय, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है, सीआरपीएफ से थे। अब आते हैं शौर्य चक्र की ओर। शौर्य चक्र कुल 11 लोगों को दिया गया है। मेजर विजय वर्मा आर्मी के, मेजर विकास शंभू मरणोपरांत आर्मी के, 5 लोगों को दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है? और देखा जाए मेजर मुस्तफा बोहरा मरणोपरांत आर्मी से, मेजर सचिन नेगी आर्मी से हैं। ठीक है? और मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट, मेजर रविंद्र सिंह रावत, हवलदार विवेक सिंह तोमर, नायक भीम सिंह, राइफलमैन कुलभूषण मंता, सैफुल्ला कादरी और गामित मुकेश कुमार सीआरपीएफ से है ये। ठीक है? इतने लोगों को शौर्य चक्र दिया गया। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो 1 अगस्त 2023 को पुणे स्थित लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट का इस वर्ष का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ट्रस्ट के जो मुख्य ट्रस्टी हैं दीपक तिलक, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया। तिलक स्मारक ट्रस्ट का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया है, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मिस अर्थ इंडिया व मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। तो 26 अगस्त 2023 को वर्ष 2023 की मिस इंडिया और मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। डिवाइन मिस अर्थ इंडिया के जो विजेता हैं वो है प्रियन सेन, जयपुर की हैं और ये 20 वर्षीय हैं। फिर रवीना अंजना राजस्थान की 24 वर्षीय हैं। ठीक है? जो कि डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया विजेता है। ये थोड़ा इधर आ गया है। ठीक है? डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया के विजेता कौन है? यह है रवीना अंजना, राजस्थान की 24 वर्षीय। ठीक है? प्रियन सेन जो है वो वियतनाम में 16 दिसंबर 2023 को होने वाली मिस अर्थ 2023 प्रतियोगिता में भारत की ओर से शामिल होंगी। ठीक? और प्रवीणा अंजना, सॉरी यहाँ रवीना लिखा गया है, ये प्रवीणा अंजना है। प्रवीणा अंजना 26 अक्टूबर 2023 को जापान में टोक्यो में होने वाली जो 61वीं मिस इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आगे देखें तो नेक्स्ट है चंडीगढ़ की श्वेता शारदा। चंडीगढ़ की श्वेता शारदा वर्ष 2023 की मिस डीवा यूनिवर्स बनी। देखा जाए तो 27 अगस्त 2023 को चंडीगढ़ की श्वेता शारदा 23 वर्षीय जो है वो वर्ष 2023 के लिए मिस डीवा यूनिवर्स चुनी गई। 11वीं मिस डीवा प्रतियोगिता का फाइनल दौर मुंबई में हुआ। श्वेता शारदा अल सल्वाडोर में इस वर्ष की मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आगे है कि जयपुर की सोनल कुकरेजा जो कि 25 वर्षीय है 2024 के लिए मिस डीवा सुप्रा नेशनल चुनी गई हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। तो देखा जाए तो 24 अगस्त 2023 को वर्ष 2021 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा की गई। ठीक है? ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और ये जो उन मूवीज को यानी उन फिल्मों को दिया गया है जिसका प्रदर्शन 2021 में हुआ था। ठीक है? इन पुरस्कारों में कुल मिलाकर 3 श्रेणी में इसको दिए गए। इनमें फीचर फिल्म श्रेणी, गैर फीचर फिल्म श्रेणी और सिनेमा पर लेखन श्रेणी पुरस्कार शामिल है। फीचर फिल्म श्रेणी में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दिया गया है रॉकेटरी को। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट हिंदी में है। ठीक है? और इसके निर्देशक है आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म दिया गया है गांधी एंड कंपनी को।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन दिया गया है गोदावरी को द होली वाटर मराठी फिल्म के लिए, ठीक है, और निर्देशक थे इसके निखिल महाजन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिया गया है अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिया गया है आलिया भट्ट को, गंगूबाई काटियावाड़ी और कृति सेनन को दिया गया है फिल्म मिमी के लिए। संयुक्त रूप से इन दोनों को दिया गया है। दोनों फिल्में जो है वो हिंदी में प्रदर्शित हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ये है पंकज त्रिपाठी, मिमी के लिए दिया गया है, हिंदी में है। सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो है वो है पल्लवी जोशी, कश्मीर फाइल्स जो कि हिंदी में है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक है काला भैरव, काला भैरव पूमीराम भीमुदो फिल्म आरआरआर के लिए। फिर दिया गया है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, ये दिया गया है श्रेया घोषाल को, ये दिया गया है तमिल गाने के लिए। ठीक है, यह है मायावा चायावा इरविन निझाल तमिल में। अब सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म श्रेणी में देखें तो सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म, ठीक है, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जिसको रजत कमल दिया गया है 75 लाख का, वो है एक था गांव। निर्माता निर्देशक सृष्टि लाखेदा, स्वर्ण कमल और प्रत्येक को 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और किसी किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म तो वो है पांचिका, निर्देशक हैं अंकित कोठारी। रजत कमल 75,000 और स्वर्ण कमल और प्रत्येक को 1.5 लाख रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब कुछ पुरस्कार में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म जो दिया गया है वो है रजत कमल और निर्माता निर्देशक को 1-1 लाख का, वो है समानांतर, निर्देशक हैं नीरज कुमार मिश्र। सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए दिया गया है उपेन्ना को, ठीक है, उपेन्ना वेब, और निर्देशक हैं साना बूची बाबू। सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म कादेसी विवाशाई द लास्ट फार्मर, ठीक है, ये आपको पूरा लिस्ट है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म में देखा जाए तो सरदार उधम को दिया गया है जो कि सुजीत सरकार की फिल्म है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीडीएफ में इसको। तो चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर। पहला है इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023। तो हाल ही में भारत की 5 युवाओं समेत विश्व के 17 किशोर पर्यावरणकर्ताओं को 2023 के लिए इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत के 5 युवा हैं ईहा दीक्षित, मान्यता हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और कर्णव रस्तोगी। इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार का जो कार्यक्रम है वो 8 से 16 वर्ष की आयु के उन बच्चों और किशोरों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने की दिशा में कार्य किया है। इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार के लिए नामों का चयन पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान और शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा करती है। ठीक है, और इंटरनेशनल यंग एक्शन फॉर नेचर द्वारा इको हीरो पुरस्कार अमेरिका में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है रतन टाटा। रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। 3 अन्य पुरस्कारों में एक महिला उद्यमी को, दूसरा मराठी उद्यमी को और तीसरा युवा उद्यमी को प्रदान किया जाएगा। उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के समान है। ठीक है, और यह पहली बार रतन टाटा को दिया जाएगा। उद्योग रत्न पुरस्कार देने का उद्देश्य जो है वो उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है जिन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्ति की ओर यानी अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के नए अध्यक्ष नियुक्त कौन हुए? तो ये हुए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला है वाईकॉम। वाईकॉम 18 के डिजिटल व्यवसाय के सीईओ नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं किरण मणि। और नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं विशुंभर प्रसाद श्रेष्ठ। फिर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स यानी कि सीएमडी बने हैं परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। तो नए जो प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं वो है आर दुर्रा स्वामी। ठीक है, आर दुर्रा स्वामी। चलिए नेक्स्ट देखें।
आगे है टेस्ला। टेस्ला का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी सीईओ कौन बने? तो ये है वैभव तनेजा, भारतीय मूल के हैं वैभव तनेजा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मूव करेंगे हम लोग निधन की ओर। पहला है प्रोफेसर देवन दत्ता, प्रसिद्ध शिक्षाविद और उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता देवन दत्ता का निधन हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर वी एस अरुणाचलम, ये भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक थे। डॉक्टर वल्लम पादुगई श्रीनिवास राघवन अरुणाचलम, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है मोहम्मद हबीब, भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का हैदराबाद में निधन हो गया। हबीब जो है वो कोलकाता में स्थित फुटबॉल क्लब मोहन बगान के लिए खेला करते थे। नेक्स्ट है कांडला कुट्टा अलाहा सिंगराचार्युलू, तो ये तेलुगु संस्कृत के विद्वान, प्रख्यात लेखक, विद्वान और शिक्षाविद कांडला कुल्टा अल्लाह सिंगराचार्यलू का हैदराबाद में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक जो हैं उनके बारे में देखा जाए तो ये पद्म भूषण से सम्मानित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है सिद्दीकी। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सिद्दीकी का कोची में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिद्दीकी ने तमिल, तेलुगु, हिंदी में कई फिल्मों का निर्देशन किया। नामदेव दोंढो महानोर, ये पद्मश्री से सम्मानित हैं, मराठी कवि हैं और गीतकार नामदेव ढोंडो महानोर का निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विलियम फ्राइडकिन। विलियम फ्राइडकिन जो है वो ऑस्कर विजेता है, अमेरिकी निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग खेल कूद की ओर, जहां पहला है भारत आयरलैंड टी20 श्रृंखला। तो देखा जाए तो अगस्त 2023 में आयरलैंड के विरुद्ध 3 टी20 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ने आयरलैंड का दौरा किया। श्रृंखला के जो विजेता है वो है भारत 2-0 से, और भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व जो कप्तानी किए थे वो थे जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप 2023। तो 20 जुलाई से 20 अगस्त तक चला और ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में हुआ था। महिलाओं का 9वां फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट। फाइनल विजेता है स्पेन 1-0 से, और स्पेन पहली बार इस विश्व कप को जीत सका है। उप विजेता फाइनल में जो हारे हैं वो है इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है जापान को। और विश्व कप 2023 में टूर्नामेंट में खेलने वाली टीमों की संख्या जो थी वो कुल 32 टीमें थी। जो शुभंकर था, जिसे मैस्कॉट कहते हैं, वो उसका नाम था ताजुनी। ताजुनी क्या है? तो एक फन फुटबॉल लविंग पेंगुइन है, ठीक है। और टूर्नामेंट में खेले गए कुल मैचों की संख्या थी 64। गोल्डन बूट पुरस्कार, गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है हिनाटा मियाजावा को, जो कि जापान के हैं और उसने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल किए, ठीक है। महिलाओं का था फीफा विश्व कप। इसमें आगे देखें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो गोल्डन बॉल पुरस्कार है वो दिया गया है इताना बोनमाती को, ठीक है, स्पेन की है। फिर सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता ये है मैरी पियर्स, इंग्लैंड के। और महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन भी 4-4 वर्ष के अंतराल पर होता है, मतलब जिस वर्ष पुरुषों का होता है उसके अगले वर्ष महिलाओं का होता है, ठीक है, और अंतराल वही सेम है 4 वर्ष। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है पुरुषों की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप। तो 3 से 12 अगस्त को भारत की मेजबानी में पुरुषों के 7वें एशियाई हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट संपन्न हुआ। विजेता था भारत 4-3 से, और उप विजेता मलेशिया। टूर्नामेंट में शामिल कुल देश जो है वो 6 थे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल जो किए थे वो थे हरमनप्रीत सिंह, 9 गोल किए गए थे इनके द्वारा, और ये भारतीय टीम के कप्तान हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया गया है वो मनदीप सिंह को दिया गया, जो कि भारत के हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया किम जाए हियोन को, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं, और भारत का चौथी बार यह टूर्नामेंट जीतने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है महिलाओं का ब्रिटिश ओपन 2023 एआईजी विमेंस ओपन। तो देखा जाए तो 2 से 13 अगस्त को महिलाओं के लेडीज ओपन गोल्फ टूर्नामेंट यानी एआईजी विमेंस ओपन का ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट इंग्लैंड में सरे में संपन्न हुआ। विजेता है लिलिया वू, अमेरिका के हैं, और उप विजेता है चार्ले हल, इंग्लैंड की।
पुरुषों की द ओपन चैंपियनशिप 2023 में अगर देखें तो जुलाई 2023 में पुरुषों की वर्ष 2023 के अंतिम मेजर गोल्फ टूर्नामेंट द ओपन चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड में होइलेक में हुआ। विजेता हैं ब्रियान हरमन अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023। तो 18 से 26 अगस्त को पुरुषों की 7वीं राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता पुणे में संपन्न हुई। विजेता है एसपी सेतुरमन पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के, और दूसरा स्थान मिला विष्णु प्रसन्ना को। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं फिडे शतरंज विश्व कप की ओर। तो देखा जाए तो 29 जुलाई से 24 अगस्त को अजरबैजान में बाकू में फिडे शतरंज विश्व कप 2023 संपन्न हुआ। फाइनल में जो विजेता है वो है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं, और उप विजेता है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, भारत के 18 वर्षीय हैं। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो उप विजेता फाइनल में हारे हैं किससे, तो मैग्नस कार्लसन से, जो कि विश्व विजेता है। ठीक है, और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के उप विजेता रहे जो प्रज्ञानंद हैं, उनको $80,000 की राशि पुरस्कार के स्वरूप प्रदान की गई है, $80,000। और देखा जाए तो उप विजेता रहने से फीडे के अप्रैल 2024 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में स्थान जो है वो प्रज्ञानंद ने बना लिया। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विजेता का ही विश्व शतरंज चैंपियन जो है, विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लिडेन के साथ विश्व चैंपियनशिप के लिए मुकाबला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस, जिसका पहले नाम था सिनसिनाटी मास्टर्स 2023। तो देखा जाए तो ये 13 से 20 अगस्त को संपन्न हुआ मैसन में, ओहायो अमेरिका में। विजेता है पुरुष एकल में, विजेता है आपको नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। उप विजेता है कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल में विजेता है कोको गॉफ अमेरिका के। उप विजेता है कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य के। पुरुष युगल में विजेता है मैक्सिमो गोजालेज व एंड्रेस मोलेतेनी, दोनों अर्जेंटीना के। उप विजेता है जेमी मुरे ब्रिटेन के और माइकल वीनस न्यूजीलैंड के। महिला युगल विजेता है एलिशिया पार्क्स व टेलर टाउनसेंड, दोनों अमेरिका के। उप विजेता है निकोल मालिचर मार्टिनेज अमेरिका के और एलन पेरेज ऑस्ट्रेलिया के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कैनेडियन ओपन यानी नेशनल बैंक ओपन 2023। तो 7 से 13 अगस्त को वर्ष 2023 का कैनेडियन ओपन नेशनल बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ। पुरुषों के लिए एटीपी टूर का ये 1000 स्तर का यह 133वां टूर्नामेंट था टोरंटो में, और महिलाओं के लिए ये 121वां टूर्नामेंट मॉन्ट्रियल में संपन्न हुआ। ठीक है, पुरुष एकल में विजेता है जेनिक सिना इटली के। उप विजेता है एलेक्स डी मिनॉर ऑस्ट्रेलिया के। पुरुष युगल में विजेता है मार्सेलो ओरेवालो और जीन जूलियन रोजर। ठीक है, और उप विजेता है राजीव राम जो कि अमेरिका के हैं, और जॉर्ज सेलिसबरी जो कि ब्रिटेन के हैं, ये उप विजेता है। अब आते हैं महिला एकल में, तो विजेता है जेसिका पेगुला अमेरिका की, और उप विजेता है ल्यूडमिला सामसोनाबा रूस की। महिला युगल में विजेता है सुको आयो आओयामा और इना सिब्रहारा, ये जापान के दोनों हैं महिला युगल में विजेता। इन्होंने हराया डेमी स्कोज नीदरलैंड के और डिजायरे क्रासिजिक अमेरिका के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में देखा जाए तो ये 21 से 27 अगस्त को कोपेनहेगन डेनमार्क में संपन्न हुआ। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता रहे कुनलावुत वितिदर्शन थाईलैंड के, और उप विजेता है कोडई नाराओका जापान के। महिला एकल में विजेता है आन से यंग दक्षिण कोरिया के, और उप विजेता है कैरोलिना मारेन स्पेन के। पुरुष युगल में विजेता है कांगमिन ह्यूक और सियो स्यूंग जाय दक्षिण कोरिया के हैं दोनों, और उप विजेता है किम एस्ट्रिप और एंड्रेस स्कारूप व रास भुसेन, दोनों डेनमार्क के हैं। महिला युगल में विजेता है चेन किंगचेन और जिया यिफान, दोनों चीन के हैं। उप विजेता है एप्रियान रहायू और सिटी फादिया सिल्वा रामाधंती, दोनों इंडोनेशिया के। मिश्रित युगल में विजेता देखा जाए तो है सियो स्यूंग जाय और चाय यू जंग, दोनों की दक्षिण कोरिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें।
अब आते हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। तो देखा जाए तो ये 19 से 27 अगस्त को हुआ था। वर्ल्ड एथलेटिक्स की 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी में बुडापेस्ट में हुआ। भारत ने विश्व एथलेटिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक इस बार जीता है। भारत के लिए यह स्वर्ण पदक ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता। और भारत के कुल 27 एथलीट, जिसमें 23 पुरुष और 4 महिला का दल जो है वो बुडापेस्ट विश्व एथलेटिक्स में भागीदारी के लिए भेजा गया था। इस टूर्नामेंट में कुल 202 देश थे, 2100 से अधिक एथलीट थे और 49 विभिन्न स्पर्धाओं में उन्होंने भाग लिया। रूस और बेलारूस को इस बार भी प्रतिबंध किया गया था। और आगामी जो 20वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होगा वो 13 से 21 सितंबर को होगा जापान के टोक्यो में 2025 में। और 21वां आयोजन 2027 में प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पदक तालिका देखें तो पहले स्थान पे अमेरिका है 12 स्वर्ण, 8 रजत, 9 कांस्य के साथ कुल 29 पदक के साथ। कनाडा दूसरे स्थान पे है 4 स्वर्ण, 2 रजत और टोटल 6 पदक के साथ। ठीक है, स्पेन तीसरे स्थान पे। इसी तरह भारत जो है वो 18वें स्थान पे। भारत ने केवल एक गोल्ड जीता है, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, और 18वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे है पुरुषों की 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर जो रेस है। ठीक है, पुरुषों की जो एथलीट में वो दिया गया है। 100 मीटर के जो विजेता हैं वो है नोहान लाइल्स अमेरिका के। ठीक है, इस तरह से ये पूरा लिस्ट दिया गया, इसको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पुरुषों और महिला दोनों का है। चलिए आगे देखें। अब आते हैं नीरज चोपड़ा का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बुडापेस्ट में जो संपन्न हुआ था 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें भारत की ओर से केवल एक स्वर्ण पदक जीता गया और वो जीता गया नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है, और 1983 में भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लिया था। और इस 40 वर्ष में ये पहला अवसर है जब भारत ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। इस मीट में 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर ये सफलता उन्होंने प्राप्त की है। और 25 वर्षीय नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, दूसरे भारतीय हैं जिसने कोई पदक जीता हो, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। चलिए आगे देखें। नीरज चोपड़ा द्वारा जो जेवलिन थ्रो में जीते गए कुछ प्रमुख पदक हैं उनके लिस्ट दिए गए हैं कि 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप यूजीन में इन्होंने रजत पदक जीता। और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। डायमंड लीग जो 2022 में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये पूरा लिस्ट दिया गया है। अब नेक्स्ट है डच ग्रैंड प्रिक्स। डच ग्रैंड प्रिक्स जो है वो नीदरलैंड में झंडवुर्थ में वर्ष 2023 की 14वीं ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस रेडपुल की टीम के मैक्स वर्स्टापेन विजेता रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं खेलकूद की ओर, जहां पहला टॉपिक है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। तो देखा जाए तो 31 जुलाई से 6 अगस्त तक विश्व तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी तीरंदाजी, ठीक है, ये विश्व तीरंदाजी जो है ये चैंपियनशिप जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई। भारत 4 पदक यानी 3 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा दक्षिण कोरिया 3 पदक के साथ, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य के साथ। जर्मनी, पोलैंड, तुर्की, इन लोगों को 2-2 पदक मिला और ये तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ ये लोग तीसरे स्थान पर रहे। चलिए नेक्स्ट देखें। पदक तालिका में देखा जाए तो भारत के जो अदिति गोपीचंद स्वामी है, महिलाओं का व्यक्तिगत कंपाउंड में इसने स्वर्ण पदक जीता। ओजस प्रवीण देवताले पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी महिला कंपाउंड टीम में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेनम महिलाओं की कंपाउंड महिलाओं की व्यक्ति कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वॉश 2023 जीता है। तो देखा है तो 20 अगस्त को एशियाई जूनियर स्क्वॉश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में
अंडर 17 वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। हांगकांग की एना क्वांग को 3-1 से हराकर यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 16 से 20 अगस्त को एशियाई जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप चीन के डालियान में आयोजित की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2023। तो देखा जाए तो ये 14 से 20 अगस्त को हुआ। विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया। भारतीय पहलवान ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ यानी कुल 14 पदक जीते। भारतीय पहलवानों का पदक तालिका देखा जाए तो मोहित कुमार जो पुरुषों की फ्री स्टाइल 61 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रिया मलिक महिला की 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती हैं। अंतिम पंघाल महिला के 53 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीती हैं। सविता महिला के 62 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीती हैं। सागर जगलान पुरुषों की फ्री स्टाइल 79 किलोग्राम में रजत पदक जीती है। अंतिम पंघाल महिला की 65 किलोग्राम में रजत पदक जीती है। सुमित पुरुषों के ग्रीको रोमन में 60 किलोग्राम में रजत पदक जीते हैं। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम यानी एफआईएच जिसे कहते हैं, नवीनतम रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जो रैंकिंग जारी हुई है, ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की नवीनतम रैंकिंग में भारत जो है, भारतीय हॉकी जो है वो तीसरे स्थान पर है। और देखा जाए तो ये 13 अगस्त को भारतीय हॉकी टीम यानी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की नवीनतम रैंकिंग में ये तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पहले स्थान पे है नीदरलैंड, दूसरे पे बेल्जियम, तीसरे पे भारत, चौथे पे इंग्लैंड, पांचवें पे जर्मनी। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल जो है वो इंग्लैंड की क्रिकेटर है। जो 4 अगस्त को इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने इंग्लैंड के लिए 11 टेस्ट, 70 वनडे और 75 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। फिर है आईसीसी की T20 द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में भारत के कौन से बल्लेबाज शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। तो ये है सूर्य कुमार यादव, अभी भी शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट जुलाई 2023 के लिए किस खिलाड़ी को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है क्रिस वोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं। और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए जो चुना गया है वो है एस्ले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं दिवस की ओर। दिवस में पहला है 1 अगस्त को विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। दूसरा है 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसका थीम था सतत फैशन के लिए हथकरघा। 9 अगस्त को मनाया गया है नागासाकी दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को मनाया गया है विश्व जैव ईंधन दिवस, जिसका थीम है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। 12 अगस्त को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवाओं के लिए हरित कौशल एक सतत विश्व की ओर। 13 अगस्त को मनाया गया है विश्व अंगदान दिवस, यानी स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं को आवश्यकता है। आगे देखें तो 15 अगस्त को मनाया गया भारत का स्वतंत्रता दिवस, जिसका थीम था पहले राष्ट्र हमेशा पहले। 19 अगस्त को मनाया गया विश्व फोटोग्राफी दिवस, जिसका थीम है लैंडस्केप। 19 अगस्त को एक और मनाया गया है विश्व मानवतावादी दिवस, जिसका थीम था नो मैटर व्हाट। 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस। 21 अगस्त को मनाया गया है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। 26 अगस्त को मनाया गया महिला समानता दिवस, यानी थीम है समानताओं को अपनाओ, यानी एम्ब्रेस क्वालिटी। 29 अगस्त को मनाया गया राष्ट्रीय खेल दिवस, एक समावेशी और स्वास्थ्य समाज के लिए खेल। फिर 31 अगस्त को मनाया गया विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, विश्व संस्कृत दिवस। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में जम के शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल डाल दें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक उसका। ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो चुका है, इसलिए पीडीएफ के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करने का लिंक डायरेक्ट क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in के
पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।